हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि 13 मार्च के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत दिनों बाद फिर से हम द हिंदू का हमने स्टार्ट किया है एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज 13 मार्च में क्या क्या दिया हुआ है एनालिसिस में। फर्स्ट पेज पे यहाँ देखो तो इन्फ्लेशन दिखा रहा है स्टिल एट 5.1%, बट फूड प्राइस राइज। तो प्राइजेस फूड की राइज हुई हैं पर इन्फ्लेशन 5.1% की ही रेट पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे है कि तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है जैसलमेर में, ठीक है। पोखरन विटनेस टू सेल्फ रिलायंस, ऐसा पीएम कह रहे हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा, तो यहाँ पे देखो है कि सिटीजनशिप कम्स अंडर डोमेन ऑफ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट हैव नो रोल इन CAA इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको याद होगा कि CAA NRC सबसे रिलेटेड हमने बहुत डिस्कस किया था जब हमारा ये सब बहुत मुद्दे न्यूज़ में रहते थे। फिर से आए हुए हैं तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि CAA 2019 विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस स्टेट, कि वो वहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो हमें पॉलिटिकल में नहीं जाना है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्रक्स, वो हमें देखने हैं। तो यहाँ हम CA के बारे में पूरा देखेंगे। 2019 में क्या हुआ था, CA इसको पास किया गया था पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। CA की बात करी जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो टास्क है, जो प्रोसेशन का है, जैसे कि कौन प्रोसेस करेगा और ये सारी चीज़ें पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसर ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाएगा, जिसमें IB भी होगी। फाइनल डिसीज़न जो है, यहाँ से देखो फाइनल डिसीज़न ये कमिटी जो कि हेड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन उनके द्वारा की जाएगी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो होंगे, पोस्ट मास्टर जनरल, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये सब लोग वहाँ उसमें होंगे। और एक चीज़ पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होंगी विच विल बी प्राइमरी बॉडी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो प्राइमरी बॉडी होंगी, ये याद रखनी है। और जिसमें रैंक ऑफ नायब तहसीलदार वो इक्विवेलेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट ओनली एज एन इनवाइटी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे। 50 रुपये ये रजिस्ट्रेशन का होगा। अब क्या है, एप्लीकेशन कैसे होगा, तो ऑफिशियल्स ने बताया कि ट्यूसडे को बहुत सारे एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन करा। कहाँ पे, पोर्टल पे, जो कि इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in पोर्टल है, जो कि लॉन्च करा गया है मंडे को। और ये रजिस्ट्रेशन में 50 रुपये आपको पेमेंट फ़ीस देनी है। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर सिटीजनशिप कैटेगरीज़ जो है, सेवरल कैटेगरीज फॉर द सिटीजनशिप, जिसमें सेक्शन 6 भी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। और जिसमें जो एप्लीकेंट है वो फिल कर सकते हैं फिर इंफॉर्मेशन, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड उस पर कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बिसाइड सबमिटिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, जिसमें इशू किया जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये भी एप्लीकेंट हैं, विल हैव अपीयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो जैसे जो यहाँ से ऑलरेडी पहले से हैं वो आराम से अपना उस पर जा कर के जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है, जैसे कि उनको पूरा 1 बाय 1 प्रोसेस अपनाना होगा। जैसे जो कई बार क्या होता है कि कहीं पे वॉर सिचुएशन होती है, जैसे अभी हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज़ कैंप बना के यहाँ रहने लगे। ऐसे कहीं पे भी जैसे अफ़गानिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, तो लोग चले आते हैं, तो उनको प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, CA जो है वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो अपना ईमेल और SMS के थ्रू जो भी चीज़ें हैं, डेट और टाइम, उनको फिर दे दिया जाएगा कि वो विजिट कर सकते हैं DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद, डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें ज़रूरत है सब करने के बाद, उनको ओथ ऑफ एलिजेंस मिल जाएगा और फिर उसकी कॉपीज़ भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी एम्पावर्ड कमेटी को, विल टेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मंडे को नोटिफाई किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, ठीक है।
इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सीए है वो तो पास कर दिया गया था 4 साल पहले ही, पर अभी इसको नोटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें और है, लेजिस्लेशन फैसिलिटी जो स्टेट जो सिटीजनशिप है अंडर अनडॉक्यूमेंटेड पीपल्स कुछ हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है यहाँ का, जैसे कि जो बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी और क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी से, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से एंटर करे हुए हैं इंडिया में बिफोर दिसंबर 31, 2014, फास्ट ट्रैक प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द एलिजिबिलिटी टू 5 years कॉन्टिन्यूअस स्टे। तो मतलब ये भी देखा जाएगा कि वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मतलब सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर देखा जाएगा कि जो जो उसमें प्रोसीजर होगी, अगर उस पर खरे उतरते हैं तो उनको भी चीज़ें दी जाएंगी जो अपकमिंग डेज़ में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा है SBI सबमिट इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टू इलेक्शन कमीशन, ये वाला देखेंगे। तो इसमें ये जो बात है जो SBI सबमिट इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टू इलेक्शन कमीशन, उसी में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था जो पिटीशन था जो फाइल किया गया था प्ली SBI के द्वारा, डिसमिस कर दिया था उसको, जिसमें क्या हुआ था सीकिंग टाइम टिल June 30, जिसमें उन्होंने June 30 तक टाइम मांगा था सबमिट करने के लिए डेटा को, और कोर्ट ने उनसे कहा था कि सबमिट करने के लिए डेटा ट्यूसडे तक, ठीक है। और फिर इलेक्शन कमिश्नर इन टर्न आस्क्ड टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, जो कि 5 बजे तक 15 मार्च तक उन्होंने कहा कि ये क्या कर देना है, वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। SBI सॉट एन एक्सटेंशन सेइंग इट्स नीडेड टाइम, मतलब उनको जरूरत टाइम की मोहलत मांगी उन्होंने, बास टू बॉन्ड विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इन केस्ड इट टू दिस, टॉप कोर्ट सेड इंफॉर्मेशन ऑन purchaser of bond, domination of bond and bond redeems by the respective political parties were easily available, did not need matching, ठीक है। और फिर सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड टुक प्लेस जो हुआ था इनका मार्च 2018 में हुआ था, जिसमें बॉन्ड था 16,518 करोड़ एंड हैज़ बीन इशूड बाय SBI सिंस द इंसेप्शन ऑफ स्कीम इन 2018। तो ये जो चीज़ें हैं SBI बॉन्ड को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है जो इलेक्शन लड़ती है, तो उससे रिलेटेड ये है जिसमें डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उनको कहा कि आपको जल्द से जल्द अपना पूरा चीज़ें प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे एक न्यूज़ है, सबरीमाला टेम्पल ओपन टुडे फॉर एनुअल फेस्ट। तो लॉर्ड अयप्पा का ये टेम्पल है, सबको पता होगा ऑलरेडी, सबरीमाला में वो ओपन हो जाएगा आज से। 5 डे यहाँ पे मंथली पूजा होगी 5 डे की, और 10 डे एनुअल फेस्टिवल यहाँ पे होगा। हेड प्रीस्ट PN महेश जो है उन्होंने बोला है कि विल ओपन द टेम्पल इन प्रेजेंस ऑफ तांत्री कंदारू महेश मोहन्नारू बाई 5 PM। तो ये डिवोटी विल बी परमिटेड टू क्लेम अप टू 18 होली स्टेप शून पावर, तो मतलब वो जाएंगे वहाँ पे। ये बहुत ही वहाँ का एक माना जाता है कि बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, एनुअल पंगुनी और उत्तरम फेस्टिवल भी होगा। ये फेस्टिवल के बारे में पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए किस चीज़ से ये रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे उत्सव बलि रिचुअल भी करे जाएंगे ऑन ऑल डेज टिल मार्च 24 मार्च 24 तक करा जाएगा, एंड पैलिवेटा विल बी हेल्ड ऑन मार्च 24। तो ये एक है सबरीमाला टेम्पल खोला जा रहा है एनुअल फेस्ट के लिए। यहाँ पे वाइल्ड टस्कर है जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया है राशन शॉप को इडुक्की में, तो उसकी बात की जा रही है। लोकल्स ने बताया है वाइल्ड टस्कर लोकली कॉल्ड चक्का कोम्पन, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया है राशन शॉप को पेनियार केरला इडुक्की जगह पे। और ये इसके लिए यहाँ पे न्यूज़ आया है कि वाइल्ड टस्कर डैमेज सोलर फेंसिंग और ये सब भी ख़राब वहाँ पे कर दिया है। मैन अटैक वाइफ फॉर ट्राइंग टू स्टॉप माइनर मैरिज, तो एक आदमी ने अपनी वाइफ के पैर को ही तोड़ दिया क्योंकि फॉर ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग देयर माइनर डॉटर मैरिड, मतलब वो अपनी लड़की जो माइनर है, जो कि अभी अडल्ट नहीं हुई है, 18 साल से कम है, उसकी शादी करवाना चाहता था। उसकी वाइफ ने रोका तो उसको आप देखो पैर ही उसका तोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, हालांकि ये बस ऐसे ही है। 13 साल की लड़की है, बस मैं इसलिए ये न्यूज़ बता रही हूँ कि 13 साल की लड़की है, क्या माइंडसेट है कि वो उसकी शादी करा रहा है
40 acre to get married to a son of farmer who owns around 40 acres of land, जिसके लिए अपनी लड़की 13 साल की लड़की की शादी कराने चला है। तो आप ये देख लो कि सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं। पोखरन की बात यहाँ चल रही है कि पोखरन विटनेस सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें पूरा देखेंगे कि क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे है पोखरन विटनेस सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी। इसमें देखो आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, जिसका मतलब है सेल्फ रिलायंस। और इसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा कहा गया है, ही विटनेस कंबाइंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स इन दी सर्विस ऑफ फॉर्म ऑफ ट्राई सर्विस लिव फायर एंड मैन्योवर एक्सरसाइज भारत शक्ति एट पोखरन इन, कहाँ पे, राजस्थान। ये लाइन याद रखनी है कि किस जगह की बात हो रही है, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो क्या कहा जा रहा है कि पोखरन ये बोल रहे हैं कि बिकम अ विटनेस टू त्रिवेणी ऑफ इंडिया। त्रिवेणी ऑफ इंडिया के नाम पे इन्होंने क्या कहा है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं ये कि मिस्टर मोदी नोटेड दैट इन लास्ट 10 years इक्विपमेंट्स वर्थ 6 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो कह रहे हैं कि 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इन्होंने देखा कि किस तरीके से 6 लाख करोड़ वर्थ का यहाँ से ही प्रोक्योर किया गया है इंडियन कंपनी से, क्या, इक्विपमेंट्स। ठीक है, आइडिया ऑफ विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया के बारे में ये कह रहे हैं कि ये अनइमेजिनेबल है विदाउट आत्मनिर्भर भारत। बोल रहे हैं कि अगर हम सेल्फ रिलायंस पर फोकस नहीं करेंगे, हम इंडिजिनसली यहाँ पे चीज़ें नहीं डेवलप करेंगे, तो ये इमेजिन कर पाना मुश्किल होगा कि इंडिया को डेवलप कैसे बनाया जाए, विकसित भारत कैसे बनाया जाए। टॉप लाइन इक्विपमेंट्स और ये सब बात की जा रही है। 50 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई। टॉप लाइन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वॉज पुट थ्रू दी पेसेस ओवर 50 मिनट्स ड्यूरेशन, जिसमें क्या क्या है, T-90 IM टैंक्स है, धनुष, शतरंग, मतलब क्या क्या चीज़ें अभी तक बनाई गई हैं, रोबोट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो ये सब। तो पोखरन तो बोल रहे हैं कि 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं इंडिजिनसली। तो इंडिया क्या है, टॉप आर्म एक्सपोर्टर है 2019-2023 में। तो बता रहे हैं कि इंडिया टॉप आर्म एक्सपोर्टर रहा वर्ल्ड में 2019-23 में, और 4.7% कंपेयर किया जाए 14 से लेके 18 के बीच में, ऐसा सिपरी ने बताया है, जो कि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक है ये, स्वीडिश थिंक टैंक। तो अकॉर्डिंग टू सिपरी ऐसा है कि इंडिया रही है टॉप आर्म एक्सपोर्टर में। सबसे ज़्यादा आर्म जो इंपोर्ट हुआ है, कहाँ से इंपोर्टर की बात करी जा रही है, नॉट एक्सपोर्टर, सॉरी। जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराया गया है इंडिया में आर्म, वो यूरोपियन कंट्रीज से है, और जो कि इंक्रीज़ हुआ है 94% बिटवीन 1418 टू 1923। रशिया रिमेन इंडिया का मेन आर्म सप्लायर है, 36% आर्म इंपोर्ट कराया गया है फर्स्ट 5 ईयर पीरियड सिंस 1960-64। लेकिन अभी इस बार थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जो अभी हो रहा है यूक्रेन रशिया का, उस वजह से। उसके बाद अगर देख लो तो टॉप 3 ऑफ इंक्लूडिंग द टॉप 3 अगर देखो इंपोर्ट कराया है जिन्होंने, बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर, 9 ऑफ द 10 बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर की बात करो 2019-2023, तो जिसमें से है इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर है। ठीक है, एशिया एंड ओशियाना एंड वेस्ट एशिया है। यूक्रेन 4th बिगेस्ट हो गया है, तो ये लाइन याद रखनी है। इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर है, 4th नंबर पे यूक्रेन है जिसने इंपोर्ट कराया है आर्म। ठीक है, आर्म एंड आर्मामेंट की बात की जा रही है। ठीक है, हथियार्स और ये सारी चीज़ें, आर्म की बात हो रही है, जिससे लड़ाई में यूज़ कर पाते हैं, जैसे फाइटर जेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, आर्म सप्लायर। इंपोर्ट की अगर बात करी जाए तो देखो पाकिस्तान 5th आर्म इंपोर्टर में आ गया है। तो 5वें नंबर पे जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मंगाया है आर्म, तो वो हो गया है कौन, पाकिस्तान। ठीक है, 43% इसने चाइना से सप्लाई करा हुआ है, और फ्रांस जो है वो एक्सपोर्टर में
सेकेंड नंबर पे आ गया है। और एक्सपोर्टर मतलब इंपोर्ट जो अपने यहाँ मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो कर रहा है, जो बेच रहा है, जो दूसरी कंट्री को दे रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएस है और 17% बढ़ा है यूएस का 2014-18 के कंपैरिजन 2019-23 में। और सेकेंड नंबर पे फ्रांस है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, वो सप्लाई किया है, बाकी जो अभी पढ़ रहे थे वो इम्पोर्ट कराया उन्होंने अपने यहाँ। तो 55% यूरोपियन कंट्रीज़ है जिन्होंने सप्लाई किया है आर्म, और फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है आर्म सप्लायर में। और डिलीवरी 30% बात करो, नियरली 30% फ्रांस का जो आर्म एक्सपोर्ट है वो इंडिया को किया गया है, फ्रांस ने किया है। और डिलीवरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया को दिया है, कतर को एंड इजिप्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे दूसरा हमारे यहाँ से है, गवर्नमेंट ने इशू किया है मार्केटिंग कोड फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इशू किया है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, सेल्फ एंड न्यू यूज़ ऑफ वर्ड यूज़ क्या करना है, सेल्फ एंड न्यू। अब देखो यहाँ से ये यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्फ एंड न्यू की बात जो कर रहे हैं, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन CME, और ये सबका रोल जो है पर सेफ और न्यू किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्लेम फॉर द यूजफुलनेस ऑफ द ड्रग्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द अप टू डेट इवैल्यूएशन पे फोकस किया जाए ऑफ ऑल अवेलेबल एविडेंस, जिसमें वर्ड सेफ जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से कि वर्ड सेफ जो है मस्ट नॉट बी यूज्ड विदाउट क्वालिफिकेशन। तो बिना किसी क्वालिफिकेशंस के आपको वर्ड सेफ नहीं यूज़ करना है। एंड इट मस्ट नॉट बी स्टेटेड कैटेगरिकली दैट मेडिसिन हैज़ नो साइड इफेक्ट, टॉक्सिक हजार्ड और रिस्क ऑफ डेडिकेशन। तो आप किसी में भी ऐसा नहीं लिख सकते सेफ, आपको प्रॉपर उसके बारे में पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उस पर लिख सकते हैं सेफ। एंड न्यू की बात करो तो बोल रहे मस्ट नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब एनी ड्रग्स, किसी भी ड्रग्स पे आप न्यू नहीं लिख सकते। विच हैज़ बिन जनरली अवेलेबल, कि कोई भी जनरली अवेलेबल है तो आप लिख दो कि ये न्यू है। और एनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन विच हैज़ बिन जनरली प्रमोटेड इन द इंडिया फॉर मोर देन ईयर, की 1 साल से ऊपर का है फिर भी आप उसको न्यू करके बेच दो, ऐसा नहीं कर सकते। न्यू एंड सेफ 2 कैटेगरीज में आपको उसको अच्छे से क्या करना है, मार्केटिंग कोड जो है वो इशू करा है फार्मास्यूटिकल फर्म्स ने, उसको आपको यूज़ करना है। तो ये है, आगे देखेंगे। इसके टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में है हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड, किस तरीके से जनरेट होता है। तो बता रहे हैं कि डेब्री बन जाती है, इफ डेब्रीज कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट दैट अंडरगोज फिजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट की बात करो तो हाईली रेडियो एक्टिव होता है एंड नीड टू बी स्टोर्ड इन फैसिलिटीज रीइंफोर्स टू प्रिवेंट लीकेज एंड और कंटामिनेटेड फॉर द लोकल इन्वायरमेंट, तो उसके लिए होता है। 2015 की रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2015 रिपोर्ट, IPMF इंटरनेशनल पैनल ऑन fissile materials, India has reprocessing plant in त्रोम्बे, तारापुर एंड कालपक्कम। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इसके लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये है कि ईरान, रशिया एंड चाइना ये क्या कर रहे हैं, नेवल स्ट्रेंथ विद जॉइंट एक्सरसाइज इन्होंने करा है गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान में इन्होंने करा है। और फुटेज ये जो मिली है वो चाइना के स्टेट टेलीविज़न से मिली है, वीडियो रिलीज़ करी गई है रशियन नेवी के द्वारा शोकेस किया उन्होंने कि ईरान, रशिया एंड चाइना ने जॉइंट एक्सरसाइज किया है, नेवल एक्सरसाइज। ये मरीन सिक्योरिटी बिल 2024 इन्होंने किया है, जिसमें 3 नेशन ड्रिल एंड देयर फोर्स सिंस 2019 इन्होंने किया है, चौथी बार। और ये किस चीज़ के लिए है, इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड कन्फ्रंट को, पायरेसी को, टेररिज्म को और सपोर्ट टू ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका ऑब्जर्वर रहे इस ड्रिल के, जो ये करा गया है गल्फ ऑफ ओमान में। और गल्फ ऑफ ओमान में बहुत सारे सीरीज ऑफ अटैक देखे गए हैं 2019 से लेकर के, एंड दैट द US हैज़ ब्लेम फॉर ईरान, और वो इसके लिए US ब्लेम कर रहा था ईरान को, पर इस एक्सरसाइज में ईरान भी शामिल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये एक क्रिकेटर है शबनम शकील, इनके बारे में देख लेते हैं। पर्सनालिटी न्यूज़ में आप देख लो। शबनम जो है वो विशाखापट्टनम की है। 2022 में इन्होंने क्या क्या करा कि सीनियर इंटर जोनल खेला। और शबनम जब स्कूल में थी अपने, तो वो क्रिकेट टीम में नहीं खेलती थी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बास्केटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर था। पर ये मिली अपने टीम मेंटोर और लीजेंड जो है मिथाली राज से 2021 में। फिर उन्होंने इनको ऑफ़र किया खेलने के लिए और अपने फेवरेट फूड के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये पर्सनालिटी न्यूज़ में आप देख लो। तो बस आज के लिए इतना ही था। पसंद आया वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करो और बताओ कि क्या मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए सेशन। थैंक यू।